सिया तेजी से भाग रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो अपने पाँव में स्प्रिंग लगाकर उचक उचक कर गायब हो जाए। वो भी पीछे पीछे तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। रात के 12 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया था और उन दोनों को ही वक्त का कोई होश नहीं था। सिया बहुत तेजी से भाग रही थी जितना उसका बस चलता, लेकिन मर्द के मुकाबले में उसकी स्पीड बहुत कम थी। वो पेड़ों से टकराकर रुकी कि मनीष ने उसे कसकर थाम लिया। आहा, कहाँ तक भागोगी जाने मन, आखिर एक दिन मुझ तक तो पहुंचना ही है ना। बाप तुम्हारा बिस्तर पर पड़ा है और कुछ कर नहीं सकता, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज से कहा। सिया अपने पापा के साथ रहती थी और उसका ये पड़ोसी बदनीयत लड़का कुछ राशन देने के बहाने उनके घर आया था। बाप बिस्तर पर पड़ा था, कुछ कर न सका, और वो बदकिरदार मनीष रात के नशे में धुत घर आया और सामने सिया का सरापा देखकर उसकी नीयत एकदम से बदल गई। उसको आज हासिल करने का इरादा किए बैठा था, जिसकी ताक में वो न जाने कब से था। सिया बर्तन धोकर किचन से निकली थी कि उसी वक्त मनीष ने उसकी कलाई थाम ली। वो घबराकर अपनी कलाई छुड़वाने लगी। क्या करें आप, जाने दे मुझे। और आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को मेरे घर में आने की? जाने दो मुझे, कमीने इंसान, कि उसने घबराकर उसकी लाल आंखों में देखकर कहा था। ऐसे कैसे जाने दूं जाने मन, अभी तो हाथ आई हो, कब से इंतजार कर रहा था, और अब जब मौका मिला है तो तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? उसने एक बाईं आंख दबाते हुए कहा, जिस पर वो दूसरे हाथ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए रोने लगी। उसके बाप ने आहट सुनी तो वो गुर गुर की आवाजें निकालने लगे। तेरा बाप उठ गया, उसने हंसते हुए कहा। अबे ओ बुड्ढे, इस पर मेरी न जाने कब से नज़र थी और आज इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अब से ये मेरी हुई और मेरे हक पूरे करेगी, मुझे खुश करेगी। उसका बाप आंखों में नमी लिए अपनी बेटी को देखने लगा। सिया नामे सर हिलाती सोच रही थी कि वो किस हक की बात कर रहा है। पापा मुझे बचा लें, उसने रोते हुए अपने मजबूर बाप से विनती की थी। वह भाग जा, उसके बाप ने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा था। सिया तेजी से उसके हाथ पर अपने नाखूनों से खरोंचे मारने लगी। कहीं कहीं से मनीष के हाथों की चमड़ी उखड़ गई थी। जलन की वजह से उसकी पकड़ ढीली हुई तो सिया उसे धक्का देकर भागी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक नज़र अपने बाप को देखा था और मनीष को, जो अपना हाथ झटकते गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। उसके पापा उसे बार बार भागने के लिए कह रहे थे और वो रोती हुई नामे सर हिला रही थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था अपने बीमार बाप को यूं अकेला इस दरिंदे के हवाले छोड़कर जाने का। उसके कदम दहलीज से पार न हो सके। इतने में मनीष दोबारा उसके करीब आया था और उसे दोबारा उसकी कलाई से पकड़ लिया। उसके बाप ने फिर एक बार उससे विनती की थी, सिया तू भाग जा यहाँ से, मेरी चिंता मत कर। जबकि वो बार बार नामे सर हिलाकर रोने लगी। उसने एक नज़र मनीष की ओर देखा जिसके चेहरे पर शैतानियत टपक रही थी। फिर एक नज़र अपने मजबूर बाप की आंखों की विनती देखी और फिर उसने जोर से मनीष के हाथ पर काटा था, इतनी जोर से कि उसके दांत मनीष के हाथ में गड़ गए थे। चिल्लाता हुआ मनीष एक पल के लिए पीछे हटा था और वो मौका पाकर वहां से भागी थी, लेकिन उसके पीछे ही मनीष भी भागा था। न जाने वो कितनी देर तक भागती रही और उसके पीछे मनीष भी भागता रहा और अब जाकर वो उसे पकड़ चुका था। सिया की चप्पल भी न जाने कहाँ उतर गई थी। वो नंगे पांव ही भागती जा रही थी, यहाँ तक आ गई थी। कहाँ भाग रही हो जान, अभी से थक गई? अभी तो मैंने कुछ किया ही कब है जो भाग रही हो? उसने सिया की कलाई मरोड़ डाली थी। वो सिसकी भरकर आसपास देखने लगी, फिर अपना पाँव जोर से उसके पाँव पर मारा। वो थोड़ा पीछे हुआ तो वो फिर से भागी। उसका रुकना भागना जारी था जब एक सुनसान जगह पर उसे एक बड़ा सा घर नजर आया। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसे कुछ और न सूझी, उसे यही अपनी पनाह लगी। वो तेजी से उस घर में घुस गई और गहरी गहरी सांसें भरने लगी। वो गर्दन निकालकर बाहर देखने लगी। वो अभी तक वहीं खड़ा हुआ घुटनों पर हाथ रखे गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सिया ने जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सोचा कि अंदर जाकर किसी से मदद मांगे, लेकिन इससे पहले ही वो एक आवाज़ पर उछल पड़ी। उसे हमारे सारे खुफिया अड्डों के बारे में पता चल चुका है। अब उसका जिंदा रहना सही नहीं है। उसे ऐसी जगह गायब करो कि दोबारा वो किसी को नजर न आए। फोन पर बात करता हुआ वो इंसान सिया के होश उड़ा गया था। डर के मारे उसका गला सूखने लगा था, दिल तेजी से धड़कने लगा। एक मुसीबत से निकलकर वो शायद दूसरी मुसीबत में फंस चुकी थी। वो जिसके घर में घुसी थी वो कोई अच्छा इंसान नहीं था।
इस बात का अंदाजा उसे उसकी बातों से हो चुका था। वो उसी की तरफ आ रहा था। फोन बंद करके वो अपनी जेब में डाल चुका था। सिया ने छुपने के इरादे से इधर उधर सर घुमाकर देखा, लेकिन वो नाकाम रही, क्योंकि तब तक वो उसके सर पर पहुंच चुका था। लगता है जीने से थक गई हो जो एक गैंगस्टर के घर में जासूसी करने आ गई। यह खतरनाक सरगोशी पर सिया का दिल उछलकर गले में आया था। वो तो रात के समय अपनी इज्जत बचाकर भाग रही थी कि इस आलीशान घर का गेट खुला पाकर अपनी इज्जत बचाने के लिए इसमें घुस गई थी। लेकिन उसे क्या पता था इस घर का मालिक अभिनव राय है। सॉरी, मैं गलती से आ गई। आप गलत समझ रहे हैं। मैं चलती हूँ अब। सिया का तो कलेजा ही मुंह को आ रहा था उस इंसान की गहरी काली आंखें और रौबदार पर्सनालिटी को देखकर, मगर दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक होता देखकर वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी थी, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। आने की परमिशन तो नहीं ली थी ना? तो क्या सोचा चली भी ऐसे ही जाओगी? उसके खतरनाक अंदाज पर सिया डर से थर थर कांपते हुए पीछे होने लगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो यहाँ पर मजबूरी में आ गई हूँ। उसने आसपास देखा कि कहीं से उसे भागने की जगह मिल जाए। इस बड़े से आलीशान से बंगले में बस उसे कोई और दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अभिनव रॉय के। यह गैंगस्टर का अड्डा है डार्लिंग। यहाँ ना आना मुमकिन है और ना ही यहाँ से जाना मुमकिन है। यहाँ अभिनव रॉय की हुकूमत चलती है। उसने सर से पैर तक सिया को घूरते हुए कहा था और पहली बार सिया को उसका नाम मालूम हुआ। और ये जानकर कि वो गैंगस्टर है, उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो चुका था। वो आंखें फाड़े हैरत से सामने खड़े उस हट्टे कट्टे मर्द को देख रही थी, जबकि अभिनव उसे देख रहा था, जो बदहवासी की हालत में उसके सामने खड़ी थी। डर से उसका पूरा वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। होठों को कुचलती वो मासूम सी लड़की सीधे उस गैंगस्टर के दिल में उतर गई थी। उसके पाँव में चप्पल नहीं थी। उसके पाँव में जगह जगह खरोंचें पड़ी हुई थीं। पाँव बुरी तरह जख्मी थे। बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ से जा नहीं सकती हो। उसके पीछे कदम उठाते देखकर अभिनव ने तेजी से कहा। वो उसको चेहरा उठाकर आंसू भरी निगाहों से देखने लगी। मुझे यहाँ से जाना है। मेरे पापा घर पर अकेले हैं। उसने डर से कांपते हुए कहा। यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। ये कोई परोपकारी संस्था नहीं है, इसलिए अब आराम से यहाँ सोफे पर जाकर बैठ जाओ। उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा कि उसके पर्सनालिटी के रौब में आते ही सिया तेजी से सोफे पर बैठ गई। सीमा, उसने ऊंची आवाज़ में किसी को पुकारा। जी साहब जी, एक औरत भागती हुई आई थी। इस लड़की के जख्म साफ करके पट्टी वगैरह कर दो, उसने तेजी से कहा और जेब में हाथ डालते एक नज़र सिया को देखते वहाँ से बाहर चला गया। अब लॉन्ज में बस सिया और वो नौकरानी सीमा बैठे रह गए थे। सीमा ने उसके पाँव की पट्टी की और फौरन वहाँ से उठकर चली गई। उसने बार बार पूछा कि यहाँ से बाहर कैसे जाना है, लेकिन वो नौकरानी सीमा तो जैसे गूंगी बहरी बन गई थी। उसने अपने लब बिल्कुल भी नहीं खोले, यहाँ तक कि सिया पूछ पूछ कर खुद ही खामोश हो गई और चुपचाप पैर की पट्टी करवाने लगी। और अब पट्टी पूरी करके सीमा भी वहाँ से चली गई थी और वो अकेली बैठी हुई थी। अभी उसे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे दोबारा से अपने पीछे से उसी नौकरानी की आवाज़ आई। आप उस कमरे में जाकर आराम कर लें। ये सुनना था कि वो उछलकर खड़ी हो गई, यानी वो यहाँ से निकल नहीं सकती थी। क्या वो यहाँ सचमुच कैद हो गई थी? उसे यहाँ आराम नहीं करना था, उसे तो यहाँ से जाना था। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप भी एक औरत हैं और एक औरत का दर्द समझ सकती हैं। मैं यहाँ बहुत मजबूरी में आ गई थी, वरना मैं यहाँ कभी ना आती। मेरा बाप बीमार है, घर पर अकेला है, मुझे यहाँ से जाने दें, मेरी मदद करें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो जल्दी से दोबारा से सीमा के पास आकर वही सब कुछ दोहराने लगी जो अभी कुछ देर पहले भी दोहरा रही थी, लेकिन सीमा ने इस बार भी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप सर से लेकर पैर तक उस लड़की को देखती रही। झुंझलाती हुई सिया खुद को ही डांट रही थी। क्या मुसीबत में आकर फंस गई थी। ना तो बेचारी भाग पा रही थी और ना ही ये जानती थी कि ये इंसान कौन है, जहां वो खुद ही अपने आप को कैद कर चुकी है। आप प्लीज जाकर उस कमरे में आराम कर लें, सीमा ने फिर अपने रटे रटाए शब्द दोहरा दिए। अब मजबूरन सिया को उसकी बात माननी पड़ी। वो चुपचाप उस नौकरानी के पीछे पीछे कमरे में चली आई। उसके कमरे से चले जाने के बाद सीमा वापस लौट गई थी। सीमा के वापस जाते ही उसने जल्दी से कमरा अंदर से बंद कर लिया और फिर पूरे कमरे पर एक निगाह डाली।
कमरे के बाद उसकी निगाह बिस्तर पर गई। काफी आरामदायक बिस्तर लग रहा था। उसने कभी इतना नरम गुदाज बिस्तर नहीं देखा था। वो बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी, यहाँ गैंगस्टर के घर पर रहना क्या ठीक होगा। उसने उसने कुछ सोचकर सब जगह को लॉक कर दिया। सारी सारी खिड़कियां, दरवाजे सब लॉक हो गए थे। लेकिन उसका दिल अभी भी शांत नहीं हो रहा था। पर मजबूर थी, क्या कर सकती थी। लाचारी से बेड पर बैठ गई और बेड से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। न जाने कब से भाग रही थी, थक गई थी। अब थोड़ा सा सुकून मिला तो आंखें धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने लगीं। लेकिन वो अभी तक पूरी तरह नींद में नहीं थी। कभी सोती तो कभी जागती, कभी लेट जाती तो कभी उठकर बैठ जाती। उसे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। इसी तरह सुबह के 5 बजने वाले थे। हल्की सी सरसराती हवा की आवाज़ पर भी वो चौंक कर उठ जाती थी। उसने सोते जागती आंखों में नींद पूरी की थी। सुबह 6 बजे के करीब जाकर पता नहीं कैसे उसकी आंख लग गई थी और अब 8 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा जोरदार तरीके से बजा था। वो हड़बड़ाकर आसपास देखने लगी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है और क्यों है। जैसे ही उसका दिमाग जागा तो उसने रात का पूरा मंजर आंखों के सामने घूमते हुए देखा। वो एकदम डरकर दरवाजे को देखने लगी। दरवाज़ा खोलें, ये सीमा की आवाज़ थी। वो मुंह पर पानी के छींटे मारकर तेजी से उठकर दरवाज़ा खोलने लगी। नाश्ते में क्या लेंगी? साहब जी बोलकर गए हैं आपके लिए नाश्ता आपसे पूछकर तैयार करूं। सीमा ने सर झुकाते हुए तेजी से कहा तो वो उसे हैरत से देखने लगी। कुछ भी बना ले, लेकिन इससे पहले मुझे कपड़े चाहिए, फिर मुझे घर भी जाना है अपने पापा को देखने, प्लीज़। उसने अपने मैले मिट्टी लगे कपड़ों को देखते हुए कहा। लेकिन साहब ने मना किया है आपको बाहर जाने से, और बाकी सारा काम वो खुद देख लेंगे। आपके पापा को भी आप चिंता मत करें, हमारे साहब कोई आम इंसान नहीं है, सीमा ने तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन सिया को कोई ख़ास सुकून महसूस नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। न जाने उसके बाप के साथ मनीष ने क्या किया होगा। वो बेचैनी से कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। तब तक सीमा उसके लिए कपड़े लेकर आ गई थी। कपड़े लेकर वो वॉशरूम में चली गई और नहा धोकर फ्रेश होती नीचे आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। बहुत मुश्किल से उसने नाश्ता किया था। नाश्ता करते ही फौरन वापस आकर अपने कमरे में बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने सारे गार्ड्स और कैमरे की मौजूदगी में वो यहाँ से कैसे भागे। आखिर इस आदमी ने उसे कैद ही क्यों किया था, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने से ज़्यादा अपने पापा की फिक्र सता रही थी। उसके पापा पैरालाइज के मरीज थे और उनका ख्याल रखने वाला सिया के सिवा कोई नहीं था। उनकी साफ़ सफाई वगैरह के लिए सिर्फ एक बॉय नर्स आता था। इसके अलावा सिर्फ सिया थी जो उनका ख्याल रखती थी। वो अपने पापा की फिक्र में परेशानी से टहल रही थी जब उसे सीमा ने मोबाइल ला कर दिया। लो साहब जी की कॉल है, तुमसे बात करना चाहते हैं। उसने कांपते हाथों से मोबाइल थामा और हेलो किया। तुम्हारे बाप की खैर खबर ले ली है, वो ठीक है। उसकी ठंडी आवाज़ पर वो ज़ोर से उछल पड़ी। क्या मैं जा सकती हूँ? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। हाँ जा सकती हो, लेकिन याद रखना ये किसी को मालूम ना हो कि अभिनव रॉय कौन है और क्या करता है, वरना तुम्हारी हड्डी पसली का मसाला बना दिया जाएगा। उसने ठंडे लहजे में कहा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, उसने जल्दी जल्दी नाम में सर हिलाते हुए कहा। दूसरी तरफ से वो धीरे से मुस्कुरा दिया। ठीक है तुम जा सकती हो, तुम आज़ाद हो, उसने कहते हुए कॉल बंद कर दी। वो फ़ोन रखकर एकदम रिलैक्स हो गई थी कि अब वो घर जा सकती है। लेकिन अब दूसरा डर ये भी था कि कहीं मनीष घर पर ही ना हो। अगर वो घर पर हुआ तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बेचैनी की हालत में बाहर निकली और जैसे ही बाहर मेन गेट की तरफ आई, एक आदमी भागता हुआ जल्दी से उसके करीब आया। सर ने कहा है कि आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूं। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे अंदर बैठने का इशारा किया। जब सब कुछ अभिनव रॉय की मर्जी से हो रहा था, फिर ये क्यों नहीं? उसकी तो वैसे भी कौन सी मर्जी शामिल थी। वो एक नज़र ड्राइवर को देखकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी एकदम से आगे बढ़ गई और वो खिड़की से पार भागती सड़क को देखने लगी। उसका दिमाग तो एकदम ठंडा होता जा रहा था। वो जैसे ही घर पहुंची, एक आदमी उसके बाप को दबा दे रहा था। वो तेजी से अपने पापा की तरफ आई। तुम कौन हो और मेरे घर पर मेरे पापा के पास क्या कर रहे हो? मैडम, मुझे अभिनव सर ने भेजा था, उस आदमी ने सर झुकाते हुए बताया। तो वो एक गहरा सांस लेते हुए सर हिलाने लगी। वो इंसान इतना बुरा भी नहीं था जितना वो समझ रही थी। धन्यवाद, वो कहकर अपने पापा की तरफ आई। मैं गलती से कल रात एक घर में चली गई थी, ये उसी का आदमी है।
उसने जल्दी से अपने पापा को सफाई दी तो उसके पापा सर हिलाने लगे। मनीष आया तो नहीं था यहाँ? उसने रोते हुए पूछा। उसके पापा ने ना में सर हिला दिया। वो थोड़ा शांत होती उनके लिए कुछ खाने को बनाने चली गई। उसके पापा की पेंशन आती थी जिससे उनका घर चलता था और सिया ट्यूशन भी पढ़ाती थी बच्चों को। बाप की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसे घर में रहकर ही पैसों का जुगाड़ करना था। वो अभिनव के बारे में सोचती हुई काम भी कर रही थी। वो एक बुरा इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे दिल का मालिक भी था। उसने उसे जाने दिया, यहाँ तक कि उसके पापा का भी ध्यान रखवाया। दूसरे दिन भी रूटीन के अनुसार सारे काम हो रहे थे। मनीष का उस दिन के बाद से कुछ अता पता न था। उसने अपने पापा के पास बैठकर न्यूज़ चैनल ऑन किया जिसमें बगैर तस्वीर की एक न्यूज़ चल रही थी कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर पुलिस के हाथों मारा गया। न जाने क्यों ये सुनकर सिया का दिल धक से रह गया कि कहीं वो अभिनव रॉय तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तो वो बहुत अच्छा साबित हुआ था और वो मर गया। उसके गले में कांटे से चुभने लगे और अपने बाप के सामने से उठकर वो दूसरे कमरे में बंद होती रोने लगी थी। उसे खुद मालूम न था कि वो उस अनजान आदमी के लिए क्यों रो रही है, लेकिन बस उसे ज़िंदगी में पहली बार इतना अच्छा इंसान मिला था। फिर उसने उसका थैंक्स तक नहीं कर पाया था और वो पुलिस के हाथों मारा गया। वो नादान लड़की एक गैर के लिए घुटनों में सर दिए न जाने कितनी देर तक रोती रही। फिर आंसू साफ करती उठी लेकिन दिल में टीस महसूस करती रही। इस हादसे को गुजरे 1 महीना हो गया था लेकिन मनीष का भी अभी कोई अता पता नहीं था। सिया तो डर रही थी कि मनीष लौटकर जरूर आएगा और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब तो उसने ये डर भी अपने दिल से निकाल दिया था। अगर मनीष को आना होता तो अब तक आ चुका होता। शायद उसने सिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था। ये सोचकर उसने अपने दिल को तसल्ली दी थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिस रात में वो मनीष से बचकर भाग रही थी उसे अंदर भेजने के बाद अभिनव मनीष की अच्छे से खातिरदारी कर रहा था। उसके घर के बाहर लगे कैमरों में वो मनीष को अच्छी तरह देख चुका था। फिर उसे अपने आदमियों से पकड़वा कर पहले तो सिया के घर का पता मालूम किया और फिर उसे जेल में डलवा दिया था। अचानक से उसके पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी। उसने सरकारी अस्पताल के चक्कर भी लगाए थे, लेकिन डॉक्टर का एक ही जवाब होता, मैडम अब इनका घर पर ही ले जाकर ध्यान रखो, इनका वक्त पूरा हो गया है। ऐसे सीधे से जवाब पर वो दहल कर रह जाती। आखिर उसके बाप के अलावा उसका इस दुनिया में था ही कौन। वैसे तो उसके सगे रिश्ते थे, उसके ननिहाल में भी और उसके ददिहाल में भी, लेकिन जब पास पैसा न हो तो सगे रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। और यही हाल सिया और उसके बाप का भी था। जब से उसके बाप को पैरालाइज हुआ था कोई भी उनके घर नहीं आता था और ना ही उनकी कोई खैर खबर लेता था। शुरू में सिया ने उनसे मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन सब रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए और तब से उसने अपने सारे रिश्तेदारों से मिलना जुलना, बात करना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब जब डॉक्टर की बात सुनी तो उसका दिल डर गया था। उसे अकेले रह जाने का डर हुआ और एक दिन जब वो रात को सोए तो सुबह उठ न सके। सिया रो रो कर पागल हो रही थी। कौन आया कौन नहीं उसे कोई खबर नहीं थी। कुछ करीबी रिश्तेदारों ने और मोहल्ले वालों ने उसके पापा का अंतिम संस्कार किया था और अब उसके बाप को मरे आज 5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन उसके दिल का गम था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सिया अपने पापा के कमरे में बैठी अपने बाप का गम मना रही थी। अचानक दरवाज़ा बजा। उसने खोलने की कोशिश न की, ऐसे ही बैठी रही। फिर अचानक दरवाज़ा धड़ से खुला। वो ऐसे ही बैठी ज़मीन को घूरती रही। आने वाले से उसे कोई मतलब नहीं था। वो जो भी था आते ही सीधा उसके सामने आकर रुक गया। सिया ने चमकते जूतों से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें झपकना भूल गईं। वो कोई और नहीं बल्कि अभिनव रॉय था। सिया को लगा जैसे उसे सांस आने लगी है, उसे ऑक्सीजन मिलने लगी है। उसने बिना सोचे समझे जल्दी से उठकर खड़ी हुई और अभिनव की सीने से जा लगी। वो जो उसके बाप के मरने का सुनकर पता नहीं क्यों उसके घर तक चला आया था, उसकी हरकत पर एकदम हैरान सा रह गया। उसके दोनों हाथ नीचे गिरे हुए थे जबकि सिया ने उसे पीछे से सख्ती से अपनी बाहों में दबोचा हुआ था। लड़की ये क्या कर रही हो, पीछे हटो, उसने ठंडे अंदाज में कहा तो वो शर्मिंदा होती पीछे हुई। मुझे लगा आप मर गए हैं। मैं बहुत डर गई थी और बहुत रोई भी थी, उसने रोते हुए बताया। तो अभिनव को अब और भी ज़्यादा हैरानी हुई। वो लड़की तो उस वक्त उससे पागल सी लग रही थी। मैंने न्यूज़ में देखा था, एक गैंगस्टर को मार दिया है। मुझे लगा आप मर गए हैं और मैं तो आपका धन्यवाद भी न कर सकी, उसने रोते हुए बताया। तो वो धीरे से
मुस्कुराने लगा। मुस्कुराते हुए उसकी घनी मूंछों के नीचे खूबसूरत गुलाबी होंठ और भी खूबसूरत लग रहे थे। सिया ने एक नज़र उठाकर देखा और जल्दी से अपनी नज़र नीचे गिरा ली। अच्छा, मुझे इसलिए जिंदा देखना चाहती थी कि मेरा धन्यवाद कर सको? उसने हल्की सी नाराजगी से वहीं साइड पर पड़े पलंग पर बैठते हुए पूछा। उसके सवाल पर वो बुरी तरह हड़बड़ाई थी। क्या जवाब दे, समझ न आया। उसकी मुश्किल को देखते हुए अभिनव ने बातों का रुख बदल दिया। तुम्हारे घर चाय पानी पूछने का कोई रिवाज नहीं है क्या? उसे पत्थर बना खड़े देखकर अभिनव ने पूछा तो वो जल्दी से आंसू साफ करती किचन में भागी। उसने इधर उधर सामान ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन घर में राशन तो 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका था। उसने भी पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। आज भूख के मारे चक्कर भी आ रहे थे। तो उसने किचन में ढूंढा था खाने के लिए, तो उसे न जाने कब की पुरानी ब्रेड मिल गई थी। वही ब्रेड उसने पानी के सहारे गले के नीचे उतारी थी, लेकिन वो ब्रेड इतनी नहीं थी कि उसका पेट भर सके। अभी भी उसे चक्कर ही आ रहे थे। सामान ढूंढते ढूंढते उसे फिर से चक्कर आए तो उसने काउंटर को पकड़कर खुद को गिरने से बचा लिया और फिर आंखों में बेबसी के आंसू चमकने लगे। आंसू साफ करती वो दोबारा कमरे में आई और सर झुकाकर उंगलियां मरोड़ते हुए कहने लगी, वो घर में चीनी पत्ती नहीं है, मैं अभी जाती हूँ और लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगी कि अभिनव ने उठकर तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। यहाँ बैठो। वो उसकी हालत से अंदाजा लगा सकता था कि वो कितने दिन से भूखी है। उसे पलंग पर बिठाकर अभिनव ने ड्राइवर को कॉल की और खाने पीने का सामान ऑर्डर कर दिया। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी रही। पानी भी नहीं है, उसने दोबारा बोलना पड़ा। वो लड़की तो जैसे गूंगी हो गई थी। सॉरी, अभी देती हूँ। उसने जल्दी से वाटर जग की तरफ कदम बढ़ाए और पानी निकालकर उसे दे दिया। वो पानी के घूंट भरते हुए उसे देख रहा था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, उसने गला साफ करते हुए कहा। कैसी जॉब? उसने हैरत से पूछा। मेरे घर में एक मरीज है, उनको 3 वक्त दवा और खाना खिलाना है, उसने संजीदगी से कहा। तो वो जल्दी से सर हाँ में हिलाने लगी। जी, मैं ये जॉब कर लूँगी, उसने जल्दी से कहा। अब उसकी ज़िंदगी में बचा ही क्या था। अच्छा है, फिर अभी सामान पैक करो और मेरे साथ रायबिला चलो। अब तुमने परमानेंट वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉब ही कुछ ऐसी है। तुम्हें उस पेशेंट का ख्याल दिन रात रखना है। उसकी दवाई, योग और खाने का तो तुम्हें वहीं जाकर रहना पड़ेगा, उसने उठते हुए कहा। तो वो उसकी इतनी जल्दबाजी पर हैरान होती खुद भी खड़ी हुई थी। इतने में ड्राइवर खाने का सामान लेकर आ गया था। जाओ, जाकर प्लेट ले आओ, अभिनव ने नॉर्मल से अंदाज में कहा। तो वो हैरान होती किचन में चली आई और प्लेटें लाकर सारा खाना प्लेटों में निकालने लगी और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए मंगवाया है। खाना खाकर तैयार हो जाना, मैं एक ज़रूरी कॉल करके आता हूँ, उसने ऐसे कहा जैसे वो सिया को न जाने कितनी सदियों से जानता है। उसने हाँ में सर हिला दिया। अब उसके पास अभिनव पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। उसने खाना खाया और फिर सामान पैक करने लगी। सारी चीज़ों को कपड़े से ढककर उसने कमरों को ताले लगा दिए, फिर बाहर निकल आई। उसने बस अपना कुछ ज़रूरी सामान के अलावा ज़्यादा सामान नहीं लिया था। एक छोटा सा बैग था जो उसने अपने साथ लिया था। अभिनव के ड्राइवर ने उसके हाथ से वो बैग ले लिया और फिर अभिनव ने हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। वो उसकी गाड़ी में बैठी तो मोहल्ले वाले हैरत से ये सारा मंजर देख रहे थे। अभिनव राय दाएं तरफ बैठा मोबाइल चला रहा था, जबकि सिया बाएं तरफ बैठी बाहर के मंजर देख रही थी। रास्ता तेजी से कटने लगा था। गाड़ी उसके बंगले के आगे रुकी। अभिनव ने इशारे से सिया को उतरने को कहा। वो गाड़ी से उतर गई और फिर अभिनव राय वहां से न जाने कहाँ चला गया। जरूर किसी को मारने गए होंगे या किसी की फिरौती लेने गए होंगे। आखिर को गैंगस्टर जो हैं, सोचते हुए वो अंदर की तरफ अपना बैग लेकर चली आई। वही पुरानी वाली नौकरानी सीमा जैसे उसी के इंतजार में तैयार खड़ी थी। उसने सिया को उसका कमरा दिखाया। ये आपका कमरा है, साहब ने तैयार करवाया था। उसे हैरत हुई। तो क्या उसे पहले से पता था कि वो आने से इनकार नहीं करेगी? फिर अपनी सोच पर वो खुद ही हंस पड़ी। आखिर पता कैसे न होता, इतना तो उसे पता ही है कि मैं एक लाचार मजबूर लड़की थी और बाप के सिवा कोई नहीं था। तो अब अकेली इस घर में कैसे रहूंगी? जरूर उसकी ऑफर को स्वीकार कर ही लूँगी। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो पेशेंट को ढूंढने लगी जिसकी केयर के लिए उसे रखा गया था। पेशेंट कहाँ है? उसने पूछा। पेशेंट? ओ अच्छा, साहब जी माँ की बात कर रहे होंगे, वो ऊपर है, उनकी थेरेपी चल रही है, नौकरानी ने बताया। तो वो सर हिलाकर ऊपर की तरफ आ गई।
उसने देखा एक औरत व्हीलचेयर पर बैठी हुई है और एक डॉक्टर उनके हाथ पांव को हिलाने की कोशिश कर रहा है। वो चुपचाप वहां से हट गई कि बाद में आकर देखेगी डॉक्टर अपना काम करके चला जाए। वो इस शानदार से महल को घूम घूम कर देख रही थी। सिर्फ इस घर में कुछ ही लोग रहते थे और इतना बड़ा घर था, उसने हैरानगी से सोचा। फिर वो किचन में चली आई और सीमा के साथ मिलकर काम करने लगी और खुद को बिजी रखने की कोशिश करने लगी, वरना वो जहाँ फ्री बैठती उसे रोना आ जाता था और अपने पापा की यादों से निकलने के लिए उसे काम का सहारा लेना पड़ा ताकि उन्हें याद न कर सके। वो 3 घंटे के बाद कमरे में गई जहाँ वही औरत अब बिस्तर पर लेटी हुई थी। नमस्ते आंटी, उसने हल्की आवाज़ में कहा। तो वो जो छत को घूर रही थी उन्होंने गर्दन मोड़कर सिया को देखा। नमस्ते बेटा, उन्होंने नासमझी से उस लड़की को देखा। वो मुझे अभिनव सर ने जॉब पर रखा है आपकी देखभाल के लिए, उसने अपना गला तर करते हुए बताया। तो वो सर हिलाने लगी। तुम कितने दिन रहोगी? वो तुम्हें भी कुछ दिन के बाद निकाल ही देगा, उन्होंने अफसोस से सर झटकते हुए कहा। तो वो नासमझी से उन्हें देखने लगी। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? उसने काफ़ी हैरानगी से पूछा। तो वो मुस्कुराने लगी। फिर सिया खुद ही आगे बोली, उन्होंने मुझे खुद ही इस जॉब पर रखा है। उसने दोबारा कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे जॉब से क्यों निकालेगा। आ जाएगी समझ, हमें भी अभिनव की हर बात समझ नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ों में हम 100% श्योर होते हैं, उन्होंने कहा। तो वो न जाने क्यों थोड़ा सा डर गई थी। अगर वो उसे निकाल देगा तो वो फिर कहाँ जाएगी? अपने घर से यहाँ आ गई थी कि अभिनव ने उसे जॉब के साथ साथ रहने और खाने पीने की जॉब भी ऑफर की थी। लेकिन अब वो सदमे से वहाँ से उठाई थी। रात को खाने पर अभिनव से दोबारा मुलाकात हुई थी। वो पूछना चाहती थी उसकी माँ की बात का मतलब आखिर क्या है, लेकिन वो पूछते पूछते रुक गई कि कहीं वो गुस्सा न कर जाए। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी, ऐसा लगता खाने की बजाय वो इंसान चबाता है। वो डिनर करके बिना उसे कुछ कहे उठकर अपनी माँ के कमरे में चला गया। ठीक 2 घंटे के बाद वहाँ से निकला था। वो जो कमरे की तरफ जा रही थी। कहाँ जा रही हो? उसने सिया को देखते हुए पूछा जो उसकी माँ के कमरे में जा रही थी। जी, उनको दवा देने, उसने उंगलियां मसलते हुए बताया। मैं रात के सारे काम खुद करता हूँ, तुम जाकर आराम कर सकती हो, वो हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। तो वो सर हिलाती वापस पलट गई। अभिनव ने उसको कमरे तक जाते तक देखा और फिर पलटकर अपने टॉप फ्लोर पर मौजूद कमरे में चला आया। उसका कमरा सबसे ऊपर था और वहां जाने की किसी को इजाजत न थी। कमरे में आकर सिया ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। गहरी काली आंखों की तपिश उसे यूं लगता कि सामने वाले के अंदर तक उतर रही हैं। वो उसे यूं देखता जैसे दिल के अंदर का हाल जान जाएगा। वो कमरे में आई और टहलने लगी। यहाँ अगर उसे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो दुनिया की भीड़ से बची हुई थी। सिया सोने के लिए लेट गई, लेकिन अभिनव की ठंडी काली आंखें उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थीं। उसने घबराकर आंखें खोली और आसपास देखने लगी। गहरी सांस भरकर उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करते करते आखिरकार वो नींद की वादी में उतर ही गई। सुबह रूटीन के अनुसार उसकी आंख सुबह जल्दी ही खुल गई थी। उसने आंखें घुमाकर इधर उधर देखा, फिर गहरी सांस भरकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली आई। बाहर आई तो उसकी माँ के कमरे का रुख किया। वो उसे देखकर मुस्कुरा दी। सिया ने नौकरानी के हाथ से नाश्ता लिया और उनको करवाने लगी, जिस पर उन्होंने उसे रोक दिया। मेरा हाथ इतना काम करता है बच्ची कि मैं खुद नाश्ता कर लूँ, उन्होंने कहा और उसके हाथ से चम्मच लेकर खुद ही नाश्ता करने लगी। नाश्ते की थोड़ी देर के बाद सिया ने उन्हें मेडिसिन दी। सब दवाइयों पर देने का टाइम लिखा हुआ था। अभिनव अपनी माँ के लिए काफ़ी केयरिंग महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से हर चीज़ उनके कमरे में परफेक्ट थी। वो उनके साथ बैठी रही और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगी कि कैसे बचपन में माँ के जाने के बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उनके बीमार होते ही दूसरी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई और फिर वो अपने बीमार बाप की देखभाल करने लगी। वो ये सब सुनती हुई अफसोस भी कर रही थी। इतने में दरवाजे पर नॉक हुआ और अभिनव अंदर दाखिल हुआ। एक नज़र सिया को देखकर अपनी माँ की तरफ बढ़ा। किस वक्त इनको दवा दी थी? उसने सिया से पूछा। 8 बजे, उसने धीरे से जवाब दिया। 7:30 पर देनी थी, आगे से गलती ना हो, उसने बेहद ठंडे शब्दों में कहा। तो वो सर हिलाकर रह गई। उसकी माँ ने हैरत से अभिनव को देखा, वरना इतनी सी गलती पर तो आगे गलती सुधारने का तो मौका दिए बिना ही उसे जॉब से फ्री कर देता, जबकि उसने सिया को चांस दिया था। और तुम कहाँ होते हो? कल भी कहा था जल्दी आना, फिर भी देर से आए थे।
उसकी माँ उससे बातें करने लगी तो सिया को वहाँ खड़े रहना सही नहीं लगा। वो कमरे से बाहर जाने लगी। सिया, अभिनव की माँ ने उसे रोका। जी आंटी, उसने नरमी से मुड़कर पूछा। यहीं रहो। उनकी बात सुनकर उसने गर्दन हिला दी। माँ जब तक ना कहें रूम से जाने को तुम रूम से मत जाना, उसने सरगोशी के अंदाज में कहा तो सिया सर हिला गई। दुपट्टा सही करती शरीफ बच्चों की तरह वो सर हिला गई थी। वो बाहर चला गया तो वो उनकी तरफ देखने लगी। आंटी, आपको कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, बस आराम करना है, उन्होंने लेटते हुए कहा। वो काफ़ी देर से जागी हुई थीं और अब बस आराम करना चाहती थीं। यही उनका रूटीन था। वो 11 बजे दोबारा सोकर उठी। उन्होंने लॉन में जाने के लिए कहा। सिया उन्हें लेकर बाहर लॉन में धूप लगाने ले आई और काफ़ी देर तक उनके साथ बैठी रही। अभिनव बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो बिजनेस में काफ़ी मशहूर भी है। ये बड़ा सा महल मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत के बाद खड़ा किया है, उसकी माँ गर्व के साथ अपने बेटे के बारे में बता रही थी, जिसे सुनकर सिया को हैरत हुई। हालांकि उसके अनुसार तो वो एक गैंगस्टर था और कोई काम उसने कभी अच्छा किया ही होगा, ये तो मुमकिन ही नहीं था। सिया को अफसोस हुआ और वो उनसे झूठ बोलता है ये सुनकर तो और भी अफसोस हुआ था। झूठा गैंगस्टर, कम से कम अपनी माँ को तो सच कह देता, उसने अपने दिल में सोचा। उनको बताकर वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। दिन आराम से गुजर रहे थे। सिया कुछ भूल जाती तो अभिनव उसे कहता आगे से ऐसी गलती मत करना, तो उसकी माँ को हैरत होती थी कि वो उसे निकालने की बजाय बस उसे अगला चांस देता था। उस दिन रात में अचानक पुलिस का छापा पड़ा। उसकी माँ के कमरे तक अभिनव ने आवाज़ न पहुँचने दी। आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? अभिनव टांग पर टांग चढ़ाए बैठा हुआ था। सिया और नौकरानी दरवाजे से थोड़ा आगे खड़े थे और परेशानी से अभिनव को ही देख रहे थे। आपको हमारे साथ चलना होगा, आपके खिलाफ काफ़ी सारी एफआईआर हैं और इस बार आपको जेल में रखने का ऑर्डर मिला है, डीएसपी ने अभिनव राय को देखते हुए कहा। मैं नहीं जा सकता, उसने ठंडे शब्दों में कहा। क्या आप जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ? उसने ठंड से घुर्राते हुए अंदाज में कहा। हम सब जानते हैं, इसीलिए आपको बड़ी ही इज्जत से मेहमानों की तरह लेने आए हैं। अगर आपको न जानते होते तो फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको कैसे लेकर जाते। आपको कुछ दिन हमें अपनी सेवा का मौका देना होगा सर, पुलिस वाले ने परेशानी से माथा मसला। मुझे तुम्हारे साहब से बात करने दो, उसने रिलैक्स अंदाज से कहा। तो सिया हैरान सी कि वो इस कदर शांत कैसे हो सकता था। उसने 2 मिनट तक बात की, फिर बोला, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कॉल के बाद फ़ौरन उसे चलने की मंजूरी मिली तो दोनों हैरान सी रह गईं। मुझे अपनी माँ से मिलना है, उसने कहा और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सिया उसके पीछे पीछे आई थी। वो कमरे का दरवाज़ा धकेलकर अंदर आया। उसकी माँ शायद सो रही थी। सिया भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। उसे उससे बात करनी थी, वो ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता था। मामा, मुझे बिजनेस ट्रिप पर यूरोप जाना है, कुछ दिन लगेंगे, उसने नरमी से कहा। तो उसकी माँ की आँख खुल गई। अच्छा बच्चे, खैरियत से जाना, मेरे साथ सिया है ना? उन्होंने सिया की तरफ देखते हुए कहा। उसे रोना आ रहा था, वो अपनी माँ से झूठ बोल रहा था। उसने अपनी माँ के साथ लगकर प्यार लिया और वहाँ से पलट गया। सिया उसकी तरफ आई। आप ठीक नहीं कर रहे, उसने कमरे से बाहर निकलकर पीछे से आवाज़ लगाई। क्या ठीक नहीं कर रहा मैं? क्या ठीक नहीं कर रहा मैं? उसने काली आंखों से उसे घूरते हुए पूछा। आप ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते अकेले, वो डरते हुए बोली। तो वो उसकी तरफ चला आया। किसको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता? मामा को, उसने हैरत से पूछा। उनके पास नौकरों की फौज थी जो उसकी माँ की देखभाल कर सकती थी, और वो कौन सा माँ के साथ 24 घंटे रहता था? दिन के 2 घंटे मुश्किल से उनके लिए निकाल पाता था, और इसके अलावा भी वो देश विदेश घूमता रहता था। कभी कभी तो हफ्तों हफ्तों तक घर नहीं आता था। हम अकेले हो जाएंगे, उसने होठों पर जबान फेरते हुए अटकते हुए कहा, और वो उसकी शक्ल देखने लगा। उसके सामने वो छोटी सी बच्ची लग रही थी। मैडम, तुम अकेली नहीं हो, मैं यहाँ से कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, दुनिया नहीं छोड़ रहा, और यकीन रखो दुनिया भी छोड़ दूँ तो मेरे मेंशन की तरफ कोई गंदी आँख से भी नहीं देख सकता। मैं इतना ज़्यादा तो पावरफुल हूँ। कुछ दिन की बात है, फिर मैं बाहर आ जाऊंगा, उसने नरमी से कहा। उसकी भीगी आंखें देखते हुए वो नरम पड़ा था। अच्छा ठीक है, उसने सिसकी रोकते हुए कहा था। आकर मुझे तुम्हारा भी कुछ इंतजाम करना है, उसने हल्की आवाज़ में कहा। तो वो ना समझी से उसे देखने लगी। वो ना में सर हिलाते हुए वहाँ से निकल गया और फिर पुलिस उसे अपने साथ ले गई। सिया को जब मालूम हुआ वो कौन से स्टेशन में है तो वो रोज़ खाना देने जाने लगी।
उसने मुलाकात की भी जिद की थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने मिलने न दिया। वो मायूसी से वापस लौट आई। उसे गए 4 दिन हो गए थे और वो 4 दिन उसे देखे बिना 4 सदी के बराबर लगते थे। सिया उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्होंने सिया की उदासी को भांप लिया था। लगता है तुम अभिनव को मिस कर रही हो, उसकी माँ ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा, तो वो सट पटाकर उन्हें देखती हुई नजरें चुरा गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, उसने फौरन नाम में सर हिलाया। अच्छा, फिर कैसा है? जब से वो गया है तुम उलझी उलझी रहने लगी हो। मेरा बेटा भी मुझे हैरान कर रहा है। पहले कभी ऐसा ना हुआ कि उसने सेकंड चांस किसी को दिया हो, और अब वो तुम्हें चांस पर चांस दे रहा है, जबकि पिछली लड़कियों की भी कोई खास गलती नहीं होती थी और वो उन्हें निकाल देता था। उनकी बात पर सिया हैरान हुई थी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वो न होते तो आज न जाने मैं कहाँ होती, उसने सिसकी भरते हुए कहा। तो उन्होंने सिया को गले से लगा लिया। बस बच्ची, जो होना था वो हो गया। अब न आ जाए ट्रिप से वापस, फिर बात करती हूँ कि उसके दिल में आखिर क्या है। उसकी माँ ने सिया का माथा चूमते हुए कहा और हल्का सा मुस्कुरा दी। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसको गए हुए 1 महीना हो गया था। ना उसकी कॉल आती थी, ना कोई खैर खबर, और सिया रोज उसके लिए खाना लेकर जाती थी, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। उसकी माँ को तो आदत थी, जब वो यूं गायब होता फ़ोन वगैरह सब बंद हो जाते थे। इसीलिए उसकी माँ को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। बस भगवान से उसकी कामयाबी की प्रार्थनाएं करती रहती थी। वो रात में सर्दी में लॉन में बैठी दूर आसमान पर चमकते चांद को देख रही थी, जो कोहरे की वजह से धुंधला नजर आ रहा था। जब अचानक गाड़ी अंदर आकर रुकी, लेकिन उसका ध्यान तो चांद पर ही टिका हुआ था। अभिनव कोट कंधे पर डाले चलता हुआ उसके सामने आकर रुक गया। नजरों की तपिश पर उसने दूसरी तरफ सर घुमाया, फिर अपना ख्याल समझकर सर झटक दिया। दोबारा आसमान की तरफ देखने लगी। वो हैरत से उसके सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। वैसे तो रोज मिलने स्टेशन आती थी और खाना भी लाती थी, और अब जब सामने आया हूँ तो इग्नोर कर रही हो, उसने काली आंखें उस पर जमाते हुए कहा। तो वो उसकी आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। आप सच में हैं? वो मुंह पर हाथ रखकर पूछने लगी, तो वो अपनी मुस्कुराहट दबा गया। हाँ, सच में। नकली में आना नहीं आता मुझे, सब जगह असली में ही जाता हूँ, उसने पाँव पर पाँव चढ़ाते हुए कहा। मम्मा सो रही हैं क्या? उसने पूछा तो वो सर हिलाने लगी। आपको बहुत याद किया उन्होंने, वो निगाहें झुकाते हुए बोली। बता न सकी कि मैंने भी आपको बहुत याद किया। फिर कुछ याद आने पर जल्दी से पलकें उठाई और उसे गौर से देखने लगी। पुलिस वालों ने आप पर कोई जुर्म तो नहीं किया? क्योंकि पुलिस वाले तो गैंगस्टर को बहुत तड़पा तड़पा कर मारते हैं, उसने मासूमियत से कहा। तो वो हंस पड़ा। पहली बार था कि उसने अभिनव को यूं मुस्कुराने की बजाय हंसते देखा था, वरना सिया ने कभी उसे ठीक से मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। मुझे तड़पाने से पहले उन्हें 100 बार तेजाब से अपने हाथ धोने पड़ेंगे, उसने सर झटक कर कहा। तो वो उसे देखती रह गई। हर राज अमानत होता है, और मेरा राज मेरी अमानत है, इसीलिए बता नहीं सकता। बस इतना समझ लो, जहाँ था सुरक्षित था, वरना इतने अच्छे हुलिये में क्या मैं तुम्हारे सामने आ सकता था? उसने आंखें छोटी करते हुए कहा। तो वो सर हिलाने लगी। खाना भेजने के लिए थैंक्स, वैसे वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा खाना खाने को मिल जाता था, उसने खड़े होते हुए कहा। बेकार में ही खुद को परेशान किया और रो जाती रही, हालांकि वहाँ सब चीज़ें फर्स्ट क्लास थीं। उसने उसकी परेशानी दूर करते हुए उसे समझाया। तो वो दोबारा से सर हिला गई। माँ को बताया तो नहीं कि मैं जेल में हूँ? उसने कुछ याद आने पर पूछा, तो उसने फिर से सर हिला दिया। वो जाने लगी जब अभिनव ने उसकी कलाई थामी। इस अचानक आफत पर वो हड़बड़ाई, उसकी जरा से खींचने पर ही बैलेंस न रख पाई और उसके चौड़े सीने से जा लगी। मुझे देखकर खुश हो और रोना भी आ रहा है, तो बर्दाश्त करने की बजाय खुद को आज़ाद छोड़ दो, अच्छा महसूस करोगी, उसकी आंखों में मौजूद नमी को देखकर अभिनव ने कहा। वो उसे देखकर बेयकीनी और खुशी के मारे रुहासी हो गई थी और आंखों में नमी चमक आई थी। अभिनव उसकी दिल की हालत को समझ सकता था। वो उसके सीने से लगी बेख्तियार रोने लगी, और इस बार उसकी पीठ को वो सहला रहा था। वो नादान लड़की उसे चुपके से मोहब्बत करने लगी थी, और अभिनव राय न जाने उसकी मोहब्बत पर यकीन रखता था, या उसे भी सिर्फ उससे कोई मोहब्बत थी या हमदर्दी। अभी तक वो अपने दिल को जानने में नाकाम था। उसने कंधे से थाम कर सिया को थोड़ा सा पीछे किया। वो नजरें झुकाए आंसू साफ करने लगी। उसके गालों पर, उसकी आंखों पर चमकते आंसू न जाने क्यों अभिनव के दिल को बेचैन करने लगे। बिना सोचे समझे वो जरा सा आगे हुआ और उसके आंसुओं को अपने होठों से चुन गया।
वो उसकी हरकत पर हैरान होती जल्दी से पीछे हटी थी। ये सब ठीक नहीं था। वो अपनी गलती को समझकर जल्दी से पीछे हटा और अपने सर पर हाथ फेरने लगा। सॉरी, उसने जल्दी से कहा। लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया और वो अभी तक उसके होठों के नरम स्पर्श को अपने गालों और अपनी पलकों पर महसूस कर रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपने आप को संभालती हुई अपने कमरे में चली आई। दूसरी सुबह सिया उससे नजरें चुरा रही थी और उसको देखने की बजाय इधर उधर देख रही थी। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? अभिनव कमरे में था। जब सिया भी वहां आई तो उन्होंने पूछा। वो पल भर के लिए एक दूसरे को देखने लगे। नहीं, अभिनव ने यूं ही मजबूत अंदाज में कहा, जबकि सिया भी फौरन से सर नामे हिलाने लगी। हाँ, चेहरे पर तेजी से लाली दौड़ी थी, जो कि उसकी माँ की नज़रों से छुपी न रह सकी। जो भी है, बस ध्यान रखना अभिनव, अगर शादी करना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है। किसी बेसहारा बच्ची को तुम जैसा हस्बैंड मिल जाए तो मुझे भी सुकून होगा कि बच्ची अच्छे हाथों में है। ये देखने में खड़ूस और पत्थर दिल है, लेकिन बहुत केयरिंग है। इसके पापा के बाद से इसने मेरी जिम्मेदारी ली है और कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। अभी तक मुझ बूढ़ी माँ का सहारा बना हुआ है। उन्होंने नम आंखों से कहा तो अभिनव ने उन्हें कंधे से थाम लिया। आप तो मेरी पूरी दुनिया है मामा, उसने मोहब्बत से माँ के हाथ पर हाथ रखकर कहा तो वो सर हिलाने लगी। बस अब सिया को भी अपना बना लो ताकि मैं तुम्हारी खुशहाल जिंदगी देखकर सुकून की सांस भर सकूं। उसने एक नज़र सिया को देखा। वो लाल चेहरा लिए जमीन को घूर रही थी। मामा, आप इससे पूछकर बता दें, मैं तो राजी हूँ, उसने अपनी रजामंदी देते हुए कहा तो उसकी माँ खुशी से खिल गई। अरे मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो, जीते रहो, उसकी माँ ने खुशी से उसे चूमते हुए कहा और सिया को पास बुलाकर उसका भी माथा चूम लिया। वो शर्माकर उनके कंधे में मुंह छुपाने लगी। अभिनव वहां से उठकर बाहर चला गया कि वो दोनों सुकून से बात कर सकें। मेरा बेटा पसंद है तुम्हें? तुम ना भी बताओ तब भी तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। उन्होंने सिया को छेड़ा तो वो मुस्कुरा दी। मुझे शादी की जल्दी है और मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ, लेकिन सादगी से। बस तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो क्या कहती। उसके मन में कुछ बातें तो थीं, लेकिन वो बातें अभिनव रॉय से थीं और वो उसे ही बताना चाहती थी। वो वहां से उठकर आ गई। सारा दिन बेचैनी में गुजरा था कि वो क्या करे, कैसे करे। रात को डिनर की टेबल पर दोनों बैठे हुए थे। माँ ने अगले संडे को हमारी शादी का दिन रखा है, उसने खाने के बीच कहा तो वो खाने से हाथ रोककर उसे देखने लगी। जी, मुझे बताया था उन्होंने। फिर मेरे साथ शॉपिंग पर कब चलना है? उसने मुस्कुराकर पूछा। ये जिंदगी सिया को अब सपने जैसी लग रही थी। कल तक ये एक उलझन और मुश्किल बनी हुई थी। अचानक से आज सब कुछ सही हो रहा था। जब आप फ्री हो, उसने मुस्कुराकर कहा तो वो उसे देखने लगा। वो एकदम शांत थी। हालांकि उसे लगा था वो गैंगस्टर वाली बात पर ऐतराज करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो सर हिलाते हुए चला गया। अगले दिन वो दोनों शॉपिंग पर गए थे, जहां कुछ डाकुओं ने वहां पर हमला कर दिया। अभिनव ने उसे लिफ्ट में धक्का दिया और खुद भी लिफ्ट में बंद हो गया। वो परेशानी और डर से उसकी तरफ देखने लगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? उसने घबराते हुए पूछा। डोंट वरी, कुछ लोग आ गए हैं, उसने सिया के होठों पर उंगली रखते हुए कहा। वो उसे नासमझी से देखने लगी। आप भी प्लीज ये काम छोड़ दें, ये अच्छा काम नहीं है, कोई और काम करें। आपकी मम्मी समझती हैं आप एक बिजनेसमैन हैं, उसने नमी लिए आंखों से कहा तो वो उसे देखने लगा और फिर मुस्कुरा दिया। जानता था आज नहीं तो कल वो उसे सुधरने की बात जरूर करेगी। शायद उसकी माँ को मालूम होता कि वो कौन है तो वो भी ऐसा ही कहती। फिक्र मत करो, सुधरने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता, उसने सिया की छोटी सी नाक दबाते हुए कहा तो वो नाम में सर हिलाने लगी। आप समझ नहीं रहे हैं, प्लीज़ मैं एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ जो बिल्कुल ईमानदार हो, परफेक्ट हो। प्लीज़, मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया और ना ही मैं आपको करने दूंगी। उसने तेजी से उसकी उंगली अपने होठों से हटाई थी। वो उसको दीवार से लगाता एकदम से उसे अपनी बाहों में कैद कर गया। अब हमारी शादी होने वाली है और 2 दफ़ा तो तुमने खुद ही इस गैंगस्टर को गले से लगाया है, ना चाहते हुए भी खामोशी से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया है, और अब तुम मुझे इस रास्ते पर तन्हा नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मेरी बात को गौर से सुनो, तुम पर बस मेरा हक है। जब से तुम्हें देखा है तब से मेरा दिल तुम्हारे लिए ही तड़पने लगा है, उसने जुनूनी से अंदाज से कहा। अचानक ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और सिया ने देखा कि उन डाकुओं को पुलिस ले जा रही है। उस एक पुलिस वाले ने अभिनव को सैल्यूट भी मारा था
तो उसने गुस्से से अभिनव को देखा। आपसे लोग इतना डरते हैं कि आपको सैल्यूट भी मार रहे हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तो अभिनव हंस पड़ा। शॉपिंग करके घर आए, उसने सारी शॉपिंग अपनी सास को दिखाई। वो उसकी नज़र उतारने लगी और उसे खूब आशीर्वाद दिया। फिर तय समय पर उनकी शादी हो गई। उसकी माँ ने ब्यूटिशियन को घर बुलाया था। उनके बेटे की दुल्हन को पूरे शौक से तैयार करवाया। वो पहली बार ब्यूटिशियन से तैयार हुई थी और उस पर खूब रूप आया था। उसकी माँ तो उसके सदके बारी जा रही थी। और फिर शादी के फौरन बाद उसकी माँ ने सीमा के साथ उसे अभिनव के कमरे में भेज दिया। उसे बैठे काफ़ी वक्त हो गया था, इस वजह से उसने उठकर शीशे में खुद को देखा। आज सब उसकी खूब तारीफें कर रहे थे। तभी वो कमरे में दाखिल हुआ और गला साफ करते हुए उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। कमरे में ताज़ा फूलों की खुशबू रची बसी हुई थी। वो चौंक कर पलटी, उसे देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? आईना देखना है तो मेरी आंखों में खुद को देख लो। वो मुस्कुराती आंखों से चलता हुआ उसके पास आकर ठहर गया। जी वो मैं पहले कभी इतना तैयार नहीं हुई ना, इसीलिए खुद को ऐसे तैयार देखकर अजीब लग रहा है। वो नर्वस होती सफाई देने लगी। उसने सिया की कलाई थाम ली। अजीब नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो हंसकर उसके करीब आया तो वो शर्माती हुई नज़र झुका गई। अभिनव मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। सिया नर्वस होती चेहरा झुकाए खड़ी थी। जिंदगी का नया सफ़र पूरी ईमानदारी और वफा से शुरू करना चाहिए, है ना? उसके सवाल पर सिया ने चेहरा उठाकर उसे देखा। उसके लिए ईमानदारी के साथ वो रिश्ता निभाना चाहता हूँ। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझोगी। वो नरमी से उसका हाथ थामते हुए बोला। तो सिया को हैरानी हुई, भला वो किस ईमानदारी की बात कर रहा था? उसने रिश्ते में पूरी ईमानदारी दिखाई थी। उसने कहा वो गैंगस्टर है तो उसने अपने किरदार को साफ करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उसने कोई सफाई पेश की थी। मुझे मालूम है तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवाल हैं, लेकिन मुझे बस कुछ समय चाहिए। उसे मालूम नहीं था इस कुछ वक्त में उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला था कि उसे मालूम होता तो अभी अपने बारे में सब कुछ बता देता। चलो चेंज करके आओ, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। वो मुस्कुराती ही आंखों से उसे देखकर बोला। तो सिया ने पहले हैरत फिर खुशी से उसकी ओर देखा और जल्दी से शावर लेने बाथरूम में बंद हो गई। वो अभी तक उसके रूप को दिल में अंदर बसाए अंदर ही अंदर मदहोश हो रहा था। रात के इस पहर वो दोनों आराम से लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। मेहमान के नाम पर जो आए थे वो सब चले गए थे और उसकी माँ थी जो अब तक अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। इसलिए दोनों को रात के समय बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव के साथ बातों और स्नैक्स का मज़ा लेते हुए लॉन्ग ड्राइव पर आए थे और फिर सोने के लिए लेटे तो उन्हें ये यकीन हो गया कि अब आगे की ज़िंदगी में वो दोनों एक दूसरे का यूं ही सुकून का जरिया बनते रहेंगे। अभिनव उसके बराबर में सोया हुआ था। जब उसकी निगाह कुछ फासले पर मौजूद लड़की पर गई तो उसने सिया की कलाई थामी और घसीटकर उसे खुद के करीब कर लिया। उसने सोचा था कि वो अपनी सच्चाई सिया को बताने के बाद अपने रिश्ते की शुरुआत करेगा, लेकिन अब उसका मदहोश रूप देखकर खुद पर काबू ना पाया और उसे खुद के करीब खींचकर उसे जगह जगह अपने होठों से छूने लगा और सिया भी उसके स्पर्श में बहकने लगी और अपना आप खुशी से उसके हवाले कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद वो उसके सीने पर सुकून से सर रखे सो रही थी। सुबह हुई तो अभिनव कमरे में नहीं था। सिया तैयार होकर बाहर आई। इस वक्त उसने एक बेहद खूबसूरत नया ड्रेस पहना हुआ था। वो बाहर आई और सीधा अपनी सास के कमरे में चली गई। वो भी अंदर दाखिल हुआ तो उसकी सास ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वो दोनों बैठे उनसे बातें करते रहे। फिर अभिनव को कॉल आई तो वो चला गया। 2 घंटे के बाद वापस आया। सिया अब उसके कमरे को सेट कर रही थी। मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए मेरा वेट मत करना। शायद 2 दिन लग जाएंगे। मम्मी को पता है मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, उसने बताया। तो सिया के चेहरे पर उदासी फैल गई। आप फिर से पुलिस कस्टडी में जा रहे हैं ना? उसका दिल धक से हुआ। नहीं भाई, अब इतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ, उसने हंसकर कहा। सिया को सुकून न मिला। वो सोच रही थी वो कैसे अभिनव को बताए कि वो एक अच्छा इंसान बन सकता है और सब कुछ छोड़ दे। मेरी मदद कर भगवान जी, मैं कैसे समझाऊं इन्हें, उसने परेशानी से सोचा। उस रात वो जागती रही। हर तरफ उसे अभिनव का चेहरा नजर आ रहा था। वो परेशानी से हड़बड़ाकर बैठ जाती। अगला दिन इतना बोरिंग था कि हद नहीं। अपनी सास से बातें करते करते वो कहीं खो जाती और उसकी परेशान हालत को समझते हुए उसकी सास उसे समझाने की कोशिश करती रही, जिस पर सिया को और भी रोना आता था। उसे गए 4 दिन हो गए थे और सिया की हालत पागलों वाली हो रही थी।
वो खुद को घर के कामों में बिजी रखती, लेकिन फिर भी उसका ध्यान अभिनव की तरफ चला जाता। वो लॉन्ज में अपनी सास के साथ बैठी कोई शो देख रही थी। रात को डिनर से पहले का वक्त था जब कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। सिया ने दरवाजे की ओर देखा। एक आदमी फौजी वर्दी में उन्हीं की तरफ मुस्कुराता हुआ आ रहा था। वो दोनों उसे देखने लगी। सॉरी यार, पहले नहीं बताया, मैं एक जरूरी मिशन पर था। उसने सिया को एक नज़र देखा। वो हैरत से आंखें फाड़े खड़ी थी। क्या अब भी बुरा इंसान लग रहा हूँ? उसने सिया से पूछा तो वो रोते हुए खुशी में ना में सर हिलाने लगी। उसने दोनों को गले से लगा लिया। उसका गैंगस्टर का कैरेक्टर एक ड्रामाई कैरेक्टर था और वो मिशन पर जाता तो ट्रिप और पुलिस की जेल को सहारा बनाता था। सिया का सर एकदम गर्व से ऊंचा हुआ था। वो रात डिनर के बाद कमरे में आया तो सीधा उसके सीने से जा लगी और उसे सॉरी बोलने लगी। कहा था ना, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। अभी भी बताने का इरादा नहीं था, लेकिन मिशन पूरा हो गया है और मम्मा ने बताया तुमने मुझे बहुत मिस किया। उसने सिया का चेहरा उठाकर अपने होठों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो वो हाँ में सर हिलाने लगी। अभिनव ने उसकी हर शिकायत दूर कर दी और उसे बड़ी ही शिद्दत से अपनी बाहों में समेट लिया। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।